नमस्कार। राज्यसभा टीवी की हमारी इस खास सीरीज़ मोहन से महात्मा तक में आपका स्वागत है। मैं हूं टीना झा। 2 अक्टूबर 2019 को भारत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मना रहा है। वो महात्मा गांधी जिनकी शुमार दुनिया के सर्वकालिक महान हस्तियों में की जाती है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में बापू की भूमिका बेमिसाल थी। उनका जीवन सहजता और सरलता का दर्पण था, जिसके माध्यम से उन्होंने दुनिया को शांति, सद्भाव और अहिंसा का रास्ता दिखाया। हमारे पिछले एपिसोड्स में आपने उनकी जीवन यात्रा के कुछ खास पड़ाव देखे। आज हम बात करेंगे उनके द्वारा दिए गए उन मूल्यों और सिद्धांतों की जिनकी राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका रही। तो आइए गांधीवादी दर्शन को जीवंत करते हैं, जो आज भी प्रासंगिक है। आधुनिक भारत के निर्माण में महात्मा गांधी की भूमिका अतुलनीय है। अपने पूरे जीवन में वो समावेशी, समतामूलक और विविधताओं से भरे समाज के पक्षधर रहे। उन्होंने सामाजिक और आर्थिक शोषण से लड़ने के लिए लोगों को मजबूत बनाने की दिशा में काम किया और समाज को कमजोर करने वाली बुराइयों को भरपूर चुनौती दी। गांधी जी दूरदर्शी थे और पुरुषार्थ में विश्वास रखते थे। उनका जीवन दर्शन आज भी सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा प्रदान करता है। मानव जाति के लिए उनका सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली योगदान सत्य और अहिंसा का संदेश है। इन दो सिद्धांतों को महात्मा गांधी के सामाजिक और राजनीतिक दर्शन की बुनियाद माना जा सकता है। इन्हें गांधी जी ने एक ही सिक्के के दो पहलू कहा था। उनके लिए सत्य साक्षात ईश्वर था, जिसकी प्राप्ति उनके जीवन का अंतिम उद्देश्य था। उन्होंने अहिंसा को सत्य का स्वाभाविक परिणाम बताया था। वो कहते थे कि सत्य की उपेक्षा के कारण ही हिंसा, अत्याचार और अन्याय जैसी बुराइयां जन्मी हैं और सत्य ही इन बुराइयों के खिलाफ सबसे कारगर अस्त्र साबित हो सकता है। उनका विचार था कि बुराई पर बुराई, हिंसा से हिंसा और क्रोध से क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम केवल आग में घी डालते हैं। और अगर अहिंसक साधनों के माध्यम से उत्पीड़न का विरोध किया जाए तो ही परिवर्तन संभव है। महात्मा गांधी के मुताबिक अहिंसा के सिद्धांत का सार प्रतिद्वंदिता को समाप्त करने के सतत प्रयास में निहित है, प्रतिद्वंदी को नुकसान पहुंचाने में नहीं। अर्थात एक अहिंसक विधि आपके प्रतिद्वंदी में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद करती है, उनके मन और दिल को जीतती है और उन्हें सही बात मानने पर राजी करती है। गांधी जी के मुताबिक अहिंसा का मतलब विरोधी में भी मौजूद सत्य का सम्मान करना था। उनके लिए अहिंसा एक साधन था और सत्य उसका साध्य। दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता था। बापू ने अहिंसा के सिद्धांत के 5 आधार बताए: सम्मान, समझ, स्वीकृति, प्रशंसा और करुणा। ऐसे हम डर जाएंगे तो सचमुच यहाँ कोई हो जाए तो हमारा हाल कैसा होगा? सुनो सुनो सुनो, सब सुनो, कुछ नहीं हुआ है। चलिए शांत रहिए। जो हमारे अस्तित्व की बुनियाद है, उनका कहना था कि लोग यदि इन आदर्शों को आत्मसात करें तो दुनिया में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। वो अहिंसा की शक्ति को विश्वास का पहला और अंतिम चरण कहते थे। सत्य परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, ये हमारे
जो सूत्र हैं वो हमारी सिविलाइजेशन को, हमारे कल्चर को दर्शाते हैं। और इसीलिए गांधी जी जब कहते हैं सत्य अहिंसा, वो इस परंपरा के 20वीं शताब्दी के सबसे बड़े ध्वजवाहक थे। शाहिर लुधियानवी की एक बहुत छोटी सी नज़्म है, उसके 2 हिस्से हैं। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग मसलों का हल क्या देगी। आज खून और आग बरसेगी, कल भूख और एहसास कल देगी। तो हिंसा तो अपने आप में ही एक समस्या है। हिंसा से आप कभी भी किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। गांधी जी ने आजीवन तमाम प्रयोग किए। इन्हीं प्रयोगों के सार थे सत्य और अहिंसा जैसे लोकप्रिय सिद्धांत। सत्य के मार्ग को उन्होंने सर्वोपरि माना और इसी मार्ग पर चलते हुए सत्याग्रह जैसे सिद्धांत को परिमार्जित किया, यानी आंदोलनों के माध्यम से उसे धार दी, आगे रखा। इन्हीं अनूठे सिद्धांतों ने वैश्विक स्तर पर महात्मा गांधी को शांति दूत का दर्जा दिलाया और दुनिया के तमाम बड़े नेताओं को सत्य और अहिंसा की राह दिखाई। महात्मा गांधी ने अहिंसक विचार और कार्रवाई को सत्याग्रह का नाम दिया था। सत्याग्रह को उन्होंने आत्मा बल या सत्य बल के रूप में परिभाषित किया। इस अवधारणा को आलोकित करते हुए वो लिखते हैं, ऐसा कोई भी काम जो मेरी अंतरात्मा के खिलाफ हो, उसका विरोध करने के लिए मैं आत्मा बल का उपयोग करता हूं। उन्होंने किसी भी तरह के जुल्म का विरोध करने के लिए सत्याग्रह को हथियार बताया था। और हां, एक बात और, गांधी जी के लिए अहिंसा और सिद्धांत अन्याय के खिलाफ संघर्ष में एक साधन से कहीं अधिक था। उन्होंने सत्य की खोज में लगे सभी तबकों को सत्याग्रह के साथ जोड़ने की कोशिश की, चाहे फिर उद्देश्य व्यक्तिगत हो, सामुदायिक विकास हो या फिर दमनकारी ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध। उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो इंसान को उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ करा सके। एक इंसान की निजी स्वतंत्रता को बनाए रखना आवश्यक है। वो कहते थे कि व्यक्ति विशेष की आजादी का हनन अंततः समाज के पतन का कारण बनता है। आप अंग्रेज राज के खिलाफत बगावत कर रहे हैं, लोग को सड़क पर ला रहे हैं, एजिटेशन कर रहे हैं। उसको उन्होंने नाम क्या दिया? सत्याग्रह। सत्य की खोज में कौन सत्य है? जो सत्य हमारे अंदर है। तो वो आप भगवान कहिए, ईश्वर कहिए, अल्लाह कहिए, जो कहना है कहिए, वो कहे कि हमारे अंदर है और उसको बाहर निकालनी है। यानी अगर सत्य हमारे साथ नहीं है तो जो भी हमारी प्रयास रहेगी, अंग्रेज राज को हटाना है या नया भारत का निर्माण करना है, उसमें हम सफल नहीं होंगे। सत्य के आधार पर चलना है। और एक बार सत्य के आधार पर चलेंगे तो हिंसा अपने आप आपको छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि आप दूसरे पर हिंसा कर रहे हैं तो आप अपने आप पर भी हिंसा कर रहे हैं, अपने भगवान और ईश्वर पर भी हिंसा कर रहे हैं। बापू ने ग्रामीण विकास पर खास जोर दिया। वो गांव को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। उनका मानना था कि भारत शहरों या कस्बों में नहीं, गांवों में बसता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पोषने के लिए उन्होंने खादी, हथकरघा, हस्तशिल्प और सेरिकल्चर के विकास पर जोर दिया। कुटीर उद्योगों की स्थापना की। उन्होंने पुरजोर वकालत की और लोगों से ग्रामीण उत्पादों का उपयोग बढ़ाने की अपील की। महात्मा गांधी खादी को ग्रामीण विकास का केंद्र बिंदु मानते थे, ठीक वैसे जैसे सौर मंडल में सूर्य। उन्होंने विभिन्न ग्रहों के रूप में स्थानीय उद्योगों को परिकल्पित किया था, जो केंद्र बिंदु से ऊर्जा लेकर जीविका का स्रोत संपन्न रखते थे। गांधी जी के लिए खादी भारतीय स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। खादी में वो जनता की आर्थिक आजादी देखते थे। उनका विचार था कि एक मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था 2 बुनियादी लक्ष्यों को पूरा करेगी। वो मानते थे कि एक केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की बुराइयों को ठीक करने का एक ही रास्ता है, और वो है विकेंद्रीकरण।
इसी के चलते धन और शक्ति को कुछ चंद हाथों में जाने से रोका जा सकता है। खादी इन मानकों पर खरी उतरती थी। केंद्रीकरण। इसी के चलते धन और शक्ति को कुछ चंद हाथों में जाने से रोका जा सकता है। खादी इन मानकों पर खरी उतरती थी। गांधी जी की दो चीज़ें सबसे बड़ी थी। वो ये थी कि देश स्वावलंबी हो, और स्वावलंबी का मतलब वो जीडीपी को लेकर नहीं परेशान थे। जीडीपी उनकी भाषा में नहीं रहती थी। उनका मतलब ये था कि देश के हर व्यक्ति को काम मिले और कोशिश ये रहे कि जो जहाँ है वहीं काम मिले। इसीलिए उन्होंने ग्रामोद्योग की बात किया, इसीलिए उन्होंने ये खादी की बात की, इसलिए कि उन्होंने ये कहा कि ऐसे काम हम हाथ में लें जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल सके। कुछ लोग कहते हैं कि गांधी जी हैवी इंडस्ट्रीज़ के ख़िलाफ़ थे, बड़ी मिलों के ख़िलाफ़ थे। ये गलत है। गांधी जी भी जानते थे कि स्टील का निर्माण छोटे छोटे भट्टियों में नहीं होगा, लेकिन कपड़े का निर्माण गली मोहल्लों में भी हो सकता है। या आज बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग गई हैं क्रॉकरी बनाने में, कुल्हड़ बनाने में, पत्तल बनाने में। आज जानती हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग गई हैं जिसमें लाखों लोगों को रोज़गार मिलता था। तो गांधी जी कहते थे कि चीज़ें बनेंगी वही बनेंगी, लेकिन अगर मशीन की जगह आदमी काम कर सके तो उसका भी पेट भरेगा। बापू ने ग्रामीण विकास पर खास जोर दिया। वो गांव को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। उनका मानना था कि भारत शहरों या कस्बों में नहीं, गांवों में बसता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पोषने के लिए उन्होंने खादी, हथकरघा, हस्तशिल्प और सेरीकल्चर के विकास पर जोर दिया। कुटीर उद्योगों की स्थापना की उन्होंने पुरजोर वकालत की और लोगों से ग्रामीण उत्पादों का उपयोग बढ़ाने की अपील की। गांधी जी का विचार था कि राजनीतिक स्वतंत्रता ही काफी नहीं है, इसमें लाखों भूखे लोगों की आर्थिक स्वतंत्रता भी शामिल की जानी चाहिए। उन्होंने गरीबी को पूर्ण स्वराज प्राप्त करने के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा के रूप में देखा। उनके अनुसार गरीबी लोगों की गरिमा की भावना को कम करती है और उनकी क्षमता को बर्बाद करती है। इसीलिए वो कहा करते थे कि यह प्रत्येक देश का बुनियादी दायित्व है कि वो अपने आर्थिक व्यवस्था कुछ इस तरह करे कि जनता की जरूरतें पूरी की जा सके। उनके इसी विचार ने अंत्योदय को जन्म दिया, जिसका अर्थ है सबसे वंचित समूहों का उत्थान। आपको याद होगा कैसे उन्होंने नागरिकों से अपील की थी कि वो कतार में खड़े सबसे अंतिम व्यक्ति, सबसे गरीब व्यक्ति के बारे में सोचें और उसकी सेवा करें। गांधी जी उन उत्पीड़ित और दमित लोगों के लिए चिंतित रहते थे जिनकी पहुंच में जीवन की बुनियादी आवश्यकताएं भी नहीं थी। उन्होंने कहा था, मैं आपको एक मंत्र देता हूं, जब भी आपको संदेह घेरे हो या जब जीवन में दुख और पीड़ा की अति हो जाए तो ऐसा करें, सबसे गरीब और सबसे कमजोर पुरुष या महिला का चेहरा याद करें जिसे आप देख सकते हैं, और फिर अपने आप से पूछें कि जो कदम आप उठाने जा रहे हैं उससे इनको क्या लाभ होगा। महात्मा गांधी मानते थे कि समाज का उत्थान और विकास अंत्योदय के माध्यम से सर्वोदय में निहित था, यानी समाज के सबसे कमजोर तबके के कल्याण में ही सबका भला था। कि अगर कुछ काम कर रहे हो, दुविधा में हो उस काम के बारे में, तो सोचो कि जो अंतिम व्यक्ति है, सबसे गरीब व्यक्ति है, दुर्बल व्यक्ति है, उस पर इसका क्या असर पड़ेगा। अगर उस पर असर अच्छा पड़ेगा तो काम करने लायक है। गांधी जी द्वारा प्रतिपादित अंत्योदय दर्शन ने दीनदयाल उपाध्याय जैसे मनीषी नेताओं को अपनी ओर खींचा था। वास्तव में यह उपाध्याय के एकात्म मानववाद के दर्शन के मूल में था। आज अंत्योदय का दर्शन भारत की सामाजिक और आर्थिक विकास नीतियों के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक माना जाता है।
दरअसल किसी भी सरकार के लिए इससे अधिक प्रामाणिक और आदर्श पैमाना नहीं हो सकता अपनी सफलता या अपना काम नीचे तक पहुंच रहा है यानी वो आंकने के लिए। आपने ये कथा भी सुनी होगी कि पहले भारत में परंपरा थी कि भारत के बड़े बड़े जो राजा हुए, राजा उस परंपरा के जो राजर्षि कहे गए, यानी पहले ऋषि तब राजा, जिनका मकसद ही जीवन में जन कल्याण था। जैसे हर्षवर्धन जैसे लोग हर 12 वर्ष में वो सब कुछ अपना दान कर देते थे, वो भी रात में बिल्कुल वेश बदल कर लोगों के बीच जाते थे और सबसे गरीब आदमी के पास कि वो इस सत्ता और व्यवस्था के बारे में क्या महसूस करता है। तो मुझे लगता है गांधी जी ने उन्हीं हमारे ऋषियों के इस भावना को, इससे बड़ा कोई पैमाना नहीं हो सकता व्यवस्था को, सरकार के कामकाज को आंकने का, जो उन्होंने ताबीज या सूत्र हमें दिया। महात्मा गांधी समानता के साथ महिला सशक्तिकरण के भी प्रबल पक्षधर थे। उनके जीवन में कई ऐसी महिलाएं थीं जिनकी उद्यमशीलता से वो काफी प्रभावित हुए। इस फहरिस्त में उनकी मां पुतलीबाई, पत्नी कस्तूरबा, एनी बेसेंट और सरोजनी नायडू के नाम लिए जाते हैं। गांधी जी मानते थे कि महिला पुरुष की समकक्ष है, जिसे प्रकृति ने समान प्रतिभा से नवाजा है, और इसलिए महिलाओं को कमजोर जेंडर कहना एक भूल है। उनका दृढ़ विश्वास था कि भारत तब तक प्रगति नहीं कर सकता जब तक उसकी महिला शक्ति उत्पीड़न, दमन और असमानता के चंगुल से मुक्त नहीं हो जाती। उन्होंने नीति निर्माताओं से विकास के एजेंडे के केंद्र में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण रखने का आग्रह किया था। उन्होंने महिला जागरण की दिशा में तमाम काम किए, उनकी हीन भावना को दूर करने की कोशिश की और उनकी गरिमा और आत्मसम्मान अक्षुण्ण रखने में पहल की। 23 दिसंबर 1936 को अखिल भारतीय महिला सम्मेलन में उनका संदेश था, महिला जिसे हम अबला कहते हैं, जब सबला बनेगी तो वो सभी जो आज असहाय हैं शक्तिशाली हो जाएंगे। दूरदर्शी गांधी जी ने खादी उद्योग को बढ़ावा देने की बात इसलिए भी की थी क्योंकि इसका फायदा सीधे महिलाओं को होना था। उन्होंने महसूस किया कि खादी उद्योग न केवल लाखों महिलाओं की क्षमता का उपयोग और दोहन करेगा, बल्कि उन्हें घर की सीमाओं से बाहर लाएगा, तजुर्बा देगा, मजबूत बनाएगा, आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाएगा और अंततः गरीबी भगाएगा। गांधीवादी दर्शन की एक अहम कड़ी स्वच्छता थी। गांधी जी मानते थे कि स्वच्छता ईश्वर के समान है और यकीनन राजनैतिक स्वतंत्रता से स्वच्छता ज्यादा महत्वपूर्ण है। इतिहासकारों के मुताबिक गांधी जी एक व्यवहारिक आदर्शवादी थे। उन्होंने कभी न ऐसा कुछ किया या ऐसा कुछ कहा जो उन्होंने पहले खुद पर ना आजमाया हो। गांधी जी झोपड़ी में रहते थे। आप कभी वर्धा जरूर जाइए, देखिए उन छोटी छोटी झोपड़ियों में, खपरेलों में, जमीन पर, नंगी जमीन पर बैठ के देश का भाग्य कैसे लिखा गया। तो अब बात करते हैं स्वच्छता की। वो जानते थे कि स्वच्छता का पालन एक स्वस्थ समाज के लिए कितना जरूरी है, पर अवाम से रूबरू होने से पहले उन्होंने इस बुनियादी सच्चाई को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाया। गांधी जी ने गंदगी, बीमारी और कुपोषण से होने वाले नुकसानों को करीब से देखा था और वो जानते थे कि कैसे इसके चलते हजारों भारतीय, खासकर बच्चों और कमजोर लोग खतरे में जी रहे थे। पर सबसे बड़ी मुसीबत तो महिलाओं और कन्याओं की थी जो खुले में शौच करने को मजबूर थी। गांधी जी के लिए उनकी सुरक्षा और सम्मान का सवाल सर्वोपरि था। इससे देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में भी बाधा आ रही थी। यही कारण था कि पहले उन्होंने शौच घरों की सफाई पर बल दिया और कहा कि शौच घरों को एक ड्राइंग रूम की तरह ही साफ सुथरा होना चाहिए। टोटल सैनिटेशन फॉर ऑल के नारे के साथ महात्मा गांधी ने स्वच्छता की जरूरत
और गंदगी से फैलने वाली बीमारियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए काम किया। साथ ही गांधी जी के लिए स्वच्छता और अस्पृश्यता ऐसे मुद्दे थे जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। वो उन लोगों के लिए बहुत व्यथित होते थे जो गरीबी और निम्न सामाजिक स्थिति होने के चलते मैला धोने को मजबूर थे। चलिए एक किस्सा सुनते हैं। गांधी जी तब 12 बरस के थे। एक दिन उन्हें एक सफाई कर्मचारी ऊका ने छू लिया तो उनकी मां ने उनसे नहाने को कहा। व्यथित गांधी ने मां से कहा कि ऊका गंदगी और मैला साफ करने में हमारी सेवा करता है, उसके छूने भर से मैं कैसे प्रदूषित हो सकता हूं? मां, मैं तुम्हारी अवज्ञा नहीं करूंगा, लेकिन रामायण कहती है कि रामचंद्र जी ने गुहका नामक चांडाल को गले लगाया था जिसे अछूत माना जाता था, और रामायण हमें गुमराह नहीं कर सकती है। गांधी जी के लिए स्वच्छता के मायने आम परिभाषा से कहीं अधिक थे। उन्होंने चेताया था कि एक अशुद्ध मन एक अशुद्ध शरीर और परिवेश से कहीं अधिक खतरनाक है, और मैं किसी के भी गंदे पैरों को अपने दिमाग पर नहीं चलने दूंगा। अगर 1000 महात्मा गांधी आ जाएं, 1 लाख नरेंद्र मोदी आ जाएं, सभी मुख्यमंत्री मिल जाए, सभी सरकारें मिल जाए, तो भी स्वच्छता का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। लेकिन अगर 125 करोड़ देशवासी आ जाएं, तो देखते ही देखते सपना पूरा हो जाए। गांधी का वो बात स्वच्छता के बारे में रखना, उस समय सबसे पहले वो कांग्रेस स्टेशन में गए, झाड़ू लिए और जाके बाथरूम साफ करना शुरू कर दिए। उस समय ये कोई सोच नहीं सकता था, अरे ऐसा आदमी बाथरूम साफ कर रहा है, तो वो तो सफाई कर्मचारी की बात है। तो उसको बाहर निकाल के अगर गांधी ने इसको रखा है, तो मेरे ख्याल से आज भी हम जो गांधी चाह रहे थे हम नहीं कर पाए। तब जो प्रधानमंत्री ने शुरू किया स्वच्छता अभियान, मेरे ख्याल से बहुत ही आवश्यक चीज़ है। आज जब हम गांधी जी की 150वीं जयंती मना रहे हैं, तो उनका संपूर्ण स्वच्छता का सपना सच होता नजर आ रहा है। आज स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश भर में लगभग 10 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं, जो बेमिसाल बदलाव ला रहे हैं। आज 55 करोड़ देशवासी खुले में शौच करना बंद कर चुके हैं। देश अपने स्वच्छता लक्ष्यों को पाने की दिशा में तेजी से प्रगति कर रहा है, जो सतत विकास लक्ष्य 2030 का अहम हिस्सा है। यह भी सच है कि अभी लंबा सफर तय करना है, पर यह भी सच है कि हम उस प्रगति और प्रसार की तरफ भी बढ़ रहे हैं जिसका सपना महात्मा गांधी ने देखा था। महात्मा गांधी ने कहा था, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। ये सच है कि उनका स्वर्गवास हुए 7 दशक से भी ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन हम गर्व से कह सकते हैं कि स्वतंत्रता, गरिमा और समानता के उनके सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। शांति, अहिंसा, सहिष्णुता और सद्भाव जैसी उनकी शिक्षाएं आज भी देश और दुनिया को रास्ता दिखा रही हैं। इस मंत्र पे पक्का विश्वास है मेरा। जब कभी अपने आप को शंका में घिरा पाओ, तो इस परीक्षा को अपनाना। सबसे दीनहीन, गरीब, कमजोर इंसान जिसे तुमने देखा हो, उसका चेहरा याद करना और स्वयं से पूछना, जो मैं करने जा रहा हूं, क्या इससे उसका भला होगा? इस कदम से क्या उसे कुछ मिलेगा या नहीं? इससे क्या वो अपने भाग्य और जीवन को सुधार पाएगा या नहीं? या यूं कहो, ऐसे करोड़ों को स्वराज मिलेगा या नहीं, जो तन और मन की भूख से तड़प रहे हैं, जिनके पेट भी खाली है और हृदय भी। फिर देखना, तुम्हारी सारी शंकाएं छूमंतर हो जाएंगी। तो ये थे गांधी जी की जीवन यात्रा से जुड़े किस्से।
हम इस सीरीज के अंत तक आ पहुंचे हैं और जाते जाते कुछ और रोचक तथ्य। क्या आप जानते हैं कि आजादी की लड़ाई के दौरान गांधी जी ने करीब 17 उपवास किए थे, जिनमें से सबसे लंबा उपवास 21 दिनों तक चला था। चाहे मिल मजदूरों के हक की लड़ाई हो या फिर राष्ट्रीय एकता की जद्दोजहद, अहिंसा और सत्य की अपनी इस लड़ाई में बापू ने उपवास को भी अपना शस्त्र बनाया था। क्या ऐसी मिसाल और कहीं मिलती है? बापू ने अपने जीवन की तरह अपने आहार को भी सरल रखा था। कहा भी गया है कि आप वही बनते हैं जो आप खाते हैं। गांधी जी को देखें तो यह कथनी सिद्ध होती दिखाई पड़ती है। तो इसी नोट पर हम इस स्पेशल सीरीज को विराम देते हैं। कोशिश यही रही कि गांधी जी की जीवन यात्रा, उनके विचारों और सिद्धांतों और उनके व्यापक असर में गहरा बैठकर एक मुकम्मल तस्वीर आप तक लाई जाए। हमारे साथी उन शहरों, नुक्कड़ों और गलियों में गए जहां बरसों पहले गांधी जी के कदम पड़े थे। तमाम लोगों से बात करके ये कहानियां बुनी गईं। बनावट कैसी रही वो आप बताएंगे। अब हम सारी टीम की तरफ से आपसे विदा लेते हैं और जल्द हाजिर होंगे एक नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। कृष्ण भजन तो तेने